नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए अब सस्पेंस खत्म हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम पद से शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी हो गई है। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह मोहन यादव सीएम बनेंगे। बता दें कि मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, जहां संघ के करीबी भी वो माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। बता दें कि जगदीश देवड़ा, राजेश शुक्ला डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के बनाए जाएंगे। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर बनाए जाएंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसको लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस को आज खत्म कर दिया गया है। 8 दिन बाद विधानसभा विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर सहमति बन गई है। इस अहम फैसले से पहले बीजेपी आलाकमान ने भोपाल में पर्यवेक्षकों की एक टीम भेजी थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण के नाम शामिल हैं। बता दें कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। उनके नाम की घोषणा बेहद ही चौंकाने वाली है। जहां मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और वो शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी थे। मोहन यादव को आरएसएस का बेहद ही करीबी माना जाता है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में दिया था। इस ऐलान के साथ ही सभी कयासों पर अब विराम लग गया है और सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में आ गई है। मोहन यादव बता दें कि वो इससे पहले एबीवीपी से भी जुड़े थे। दरअसल उनकी जीवनी पर अगर नजर डालें तो वो साल 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने, जिसके बाद साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर निर्वाचित हुए और उज्जैन दक्षिण सीट से फिर विधायक बने, जहां वो इस बार के चुनाव में भी विधायक बने। बता दें कि 2 जुलाई साल 2020 को उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ ली थी। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बता दें कि इस दौरान विधायक दल की बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल आया, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। बता दें कि 5 अगस्त साल 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दाखिल की गई थीं और सभी को सुनने के बाद इस सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जहां 370 हटने के बाद 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजों की बेंच ने, जिसमें शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय सिंह किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बात ये रही कि उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने के हक के बाद में पक्ष की बात कही। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने में कोई भी दुर्भावना नहीं थी।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं और 30 सितंबर साल 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा जाए। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द अब चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में को जल्द ही अब राज्य का दर्जा भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयानों में कहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लद्दाख को अलग करने का फैसला भी वैध था और ये सभी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ली। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया। सीधे तौर पर इस दौरान पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती का भी इस मामले में बयान सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। जाने के बाद सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह संवैधानिक रूप से 5 अगस्त साल 2019 को लिए गए भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखता है। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता का ऐलान करेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अदालत ने अपने गहन विवेक से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि विकास का फल न सिर्फ आप तक पहुंचे। बता दें कि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने निराशा जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुझे निर्णय पर निराश है, मैं दुखी हूं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसी तरह की बात भी पीडीपी चीफ ने की। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख्यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं। तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है, न हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरे प्यारे हम तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए विकसित भारत @2047 योजना के शुभारंभ की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज योजना लॉन्च की है। योजना का लक्ष्य साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें युवाओं का रोल अहम रहेगा। योजना के तहत देश भर में वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का मकसद विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एकजुट करने का है। पीएम मोदी ने उस सभी राज्यपालों को भी बधाई दी जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी हुई इस वर्कशॉप का आयोजन किया। पीएम मोदी ने कहा कि
आप उन लोगों को एक मंच पर लाए हैं जिनके ऊपर देश की युवा शक्ति को दिशा देने के लिए जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों की भूमिका को भी अहम बताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान पर व्यक्तियों के विकास की जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत विकास से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है, उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हिंडन एयरबेस पर हुई सुरक्षा चूक की। बता दें कि हिंडन एयरबेस पर बाउंड्री वॉल में 4 फीट गहरी सुरंग मिली है। तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। इरशाद कॉलोनी के पास बाउंड्री वॉल में 4 फीट गहरी सुरंग मिली है। घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है या किसी की शरारत, इस बात का पता नहीं चल सका है। जांच के बाद ही इस बात का खुलासा होगा। हालांकि सुरंग देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के पैरों के तले जमीन जरूर खिसक गई। हिंडन एयरबेस से न केवल घरेलू उड़ानें ली जाती हैं, बल्कि सेना के फाइटर जेट और कार्गो के एयरबेस में भी रहते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इस इलाके की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना रहती है। इसके बावजूद भी, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद सुरंग मिलना एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं सांसदी जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा की। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया है। कैश फॉर कावेरी यानी पैसे को लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। दरअसल लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी पासवर्ड दी। टीएमसी नेता के जरिए ऐसा करने की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा। एथिक्स कमेटी ने ये पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बदले में हीरानंदानी के जरिए कैश और गिफ्ट्स मिले हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एथिक्स कमेटी ने महुआ की संसद की सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महुआ ने एथिक्स कमेटी के फैसले के बाद बयान दिया और कहा कमेटी के पास उनकी सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात के कोई भी सबूत नहीं है कि उन्होंने बिजनेसमैन से कैश लिया। इस आरोप को सबसे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए महुआ की सदस्यता गई। महुआ ने यह भी सवाल किया कि उन्होंने हीरानंदानी और उनके पूर्व पार्टनर जय अनंत के साथ सवाल जवाब का भी मौका नहीं दिया गया और डायरेक्ट उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया।
तो देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।